हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो से मैं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वर्क एंड एनर्जी साइंस का। हम लोग लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं इस वीडियो का, और हम लोग क्लास 9 का ये जो चैप्टर है उसको देखेंगे। और ये आज के इस वीडियो में मैं आपको पेज 18 टू पेज 21 पे जितने भी कंसेप्ट आने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है वर्क और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। यानी कि जो आपका वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है उसमें से जो वर्क टर्म है इसको आप अच्छी तरीके से आज के इस वीडियो में समझने वाले हो। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हमने देखते हैं वर्क क्या है। तो देखो, वर्क दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मेंटल वर्क होगा या तो फिजिकल वर्क होगा। यानी कि आप एक तो मेंटल वर्क कर रहे हो या तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये दोनों को आप वर्क कह सकते हो। यानी कि आप भाग रहे हो, ये क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, ये भी एक वर्क है। आप खा रहे हो, ये भी एक वर्क है। आप पढ़ रहे हो, ये भी एक वर्क है। आप ये वीडियो देख रहे हो, एक वर्क है। बस जो आप पढ़ रहे हो या तो जो वीडियो देख रहे हो, ये सब क्या है? मेंटल वर्क है। तो इतना ही डिफरेंस है फिजिक, जो आपका फिजिकल वर्क होगा या तो जो मेंटल वर्क होगा। तो चलिए आगे और वर्क को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और एक रोड पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। सपोज एक एक गोला कलर का ऑब्जेक्ट है, पत्थर है मान के चलो। आपने डोरेमोन में देखा होगा कि ऊपर से सीढ़ी पर से पत्थर गिरता है और ऐसे गोल 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 रोल करता है। तो उसी तरह से मान के चलो, इसने थोड़ा सा इसको फोर्स दिया और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। ये क्या हो गया? वर्क हो गया। यही डेफिनेशन आपको आगे मिलेगा। लेकिन आपको क्या देखना है कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन एन फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने बोला ना कि एक भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस हुआ, क्या हो गया? वर्क हो गया। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। यही आपको याद रखना है, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको एग्जाम में अगर आए तो आपको थोड़ा बहुत, थोड़ा इस तरह थोड़ा हटा के रखना होगा, वरना तो सेम ही लिखना होता है ताकि मार्क्स मिले। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अभी आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, और आपका डिस्प्लेस कितना हुआ? 1 मीटर का। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो हमारा वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 1। यानी कि 1, आपका जो वर्क होता है वो जूल्स होता है, उसका जो यूनिट होता है जूल्स होता है। आगे हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी कि जो वर्क का जो यूनिट होता है जूल्स होता है। तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट एक्टिंग ऑन इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि अभी ये कब वैलिड है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब वो दोनों एकदम स्ट्रेट सेम लाइन में हो। यानी कि जो आपका फोर्स लग रहा है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक सेम डायरेक्शन में हो, तभी आपका जो ये जब ये फॉर्मूला वैलिड है। हम लोग आगे देखेंगे कि जब हमारा कोई फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल बनाएगा, तब हम लोग वर्क किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी आपको याद रखना है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जब उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन पे जो फोर्स लगेगा और उसका फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में सेम लाइन में है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो कितने डिफरेंट टाइप आपके फोर्स होते हैं, आपने देखा होगा 8th स्टैंडर्ड में। तो मैंने इधर 2 एग्जांपल दे दिया है आपको। ये डेविनो का क्वेश्चन था, तो जस्ट हम लोग रिकॉल करेंगे पिछले वाले कंसेप्ट, उसके लिए मैंने आपको दिया है। एक कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना। क्या होता है? देखो, एक मैग्नेट है, मान के चलो ये एक आपका मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट एक इधर नेल रखा हुआ है। अब ये मैग्नेट के पास तो मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स भी एक टाइप ऑफ फोर्स ही है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? ये जो फोर्स इस नेल को अपने तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। इसमें क्या मैग्नेट जाके वो नेल को टच किया? नहीं, उतने से खींच लिया। यानी कि ये क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ दोनों के बीच में? नहीं। इसके लिए क्या हुआ? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। लेकिन आप इधर खड़े हो और आपके हाथों में पेन हो रहा है, लेकिन तो भी आपको क्या करना है? आपको नीचे से एक थैला उठाना है। अब आप क्या करोगे? थैला को पकड़ोगे, उठाओगे। क्या आप उसको ऐसे सुपरमैन की तरह ऐसे हाथ रखोगे, आपके हाथ में ऑटोमेटिक आके चिपकने वाला है क्या? नहीं। आप उसको जाके पकड़ोगे अपने हाथों से, तो क्या है? वो कांटेक्ट फोर्स है। जस्ट इतना से डिफरेंस है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स में। अब देखो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, जो आपका लॉस ऑफ मोशन चैप्टर था।
तो वो चैप्टर आपने देखा होगा तभी चैप्टर पे आना, ताकि थोड़ा बहुत आपको पीछे वाला याद रहे। आप डायरेक्ट ये देख सकते हो, कोई चिंता नहीं है, ज़्यादा रिलेटेड नहीं है दोनों चैप्टर, लेकिन आप फोर्स, ये जो टर्म है सब पिछले वाले चैप्टर में हुआ, तो अगर वो नहीं देखा तो जो फोर्स क्या है, फिर आपका बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, ये सब आप थोड़ा मतलब लिंक नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है। देखो, अगर आप दो तरफ से एक फोर्स लगा रहे हो, एक आपका एक दोस्त है इधर, सपोज ये आपका दोस्त है या आप हो, और दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। टग ऑफ वॉर पता है ना, हम लोग एक रस्सी से क्या करते हैं, दोनों को पकड़ते हैं और खींचते एक दूसरे की तरफ, बीच में आपका एक सेंटर लाइन भी है। तो अगर आपने इतना आपके अंदर ताकत है, आपके दोस्त को कस के खींच लिया और आपका दोस्त इस सेंटर लाइन के इधर आ गया, तो इस तरफ क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, क्योंकि आपने जैसे ज़्यादा फोर्स लगाया, इधर से कम फोर्स लगा। लेकिन वही अगर इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स अगर इधर से लगेगा तो क्या होगा, वही बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ना तो आप उधर जाओगे, ना तो आपका दोस्त इधर आएगा। तो ये आपको याद रखना है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखो, मैंने आपको बोला था कि जब कोई एंगल बनाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक एंगल बनाएगा, तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग इस पिक्चर की मदद से और आगे जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं उसकी मदद से हम लोग आसानी से समझेंगे। देखो, अब इसमें क्या है, देखो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि देखो बी और सी में, ये देखो ये लड़की किस तरफ से फोर्स लगा रही है, ये लड़की इस तरफ फोर्स लगा रही है। देखो ये जो इधर से फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये काट किस तरफ से जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में काट जा रहा है। तो इधर कौन सा एक कोई तो एंगल बन रहा है ना, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है, सेम डायरेक्शन नहीं है। इसके लिए इधर कोई तो एंगल बना है, तो इधर डायरेक्ट आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं कर सकते। ये इसके लिए एक अलग फॉर्मूला आएगा, तो आगे हम लोग डिराइव करने वाले हैं। सिंपल देखो, एक छोटा कार है, एक बड़ा कार है, तो छोटा कार इस तरह से ऐसे इसको खींचेगा, और ये जो मूव करने वाला है इस डायरेक्शन में, इधर एक एंगल बन रहा है, यानी कि हमको यही कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में वर्क कितना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब देखो इधर आपको पता है कि ये जो चाइल्ड है इसका नाम चलो हम लोग श्वेता रख लेते हैं। तो अगर ये श्वेता है, तो अगर देखो अब ये कार्ट ले लिए, मतलब ये जो कार्ट है टॉय कार्ट, इसको खींच रही है, तो ये जो कार्ट खींचेगी तो ये इस लाइन में मूव करेगा, लेकिन इसने फोर्स तो ऊपर की तरफ लगाया, तो इधर ही अपना जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाता है। तो अपने को ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में जो हमारा वर्क है कितना हो जाएगा। तो देखो, इन दिस केस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन वी हैव टू कन्वर्ट द अप्लाइड फोर्स इनटू फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो अप्लाइड फोर्स, जो उस फोर्स जो हमका ये जो फोर्स लिया है इसने, इसको हमको चेंज करना होगा एक फोर्स में जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यानी कि इधर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग एक ऐसा फोर्स में कन्वर्ट करेंगे जो कि इधर लगने पे इसको मूव करा था। आगे आप अच्छे से देखोगे जब हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो देखो अभी हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। देखो, तो सपोज ये आपका डायरेक्शन है जिसमें आपने फोर्स अप्लाइड किया, और ये आपका डायरेक्शन है जिसमें आपने फोर्स को कैलकुलेट कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग ने एफ कंसिडर किया है, इसको हम लोग ने F1 कंसिडर किया है। अभी देखो, अभी हम लोग ने क्या किया, एस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ने एस कंसिडर किया। अब जो उसका वर्क डन कैसे होगा, F1 इंटू एस, यानी कि इसके लिए ये जो नीचे वाले इस दोनों स्ट्रेट लाइन में है उसके लिए कितना होगा, उसके लिए तो इस दोनों स्ट्रेट में F1 और जो एस है वो तो स्ट्रेट लाइन में है, तो उसके लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने बोला था कि स्ट्रेट लाइन में रहा तो हम लोग को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग ने कंसिडर किया है फोर्स जो कि इस लाइन में लगेगा F1। उसके लिए जब F1 और S की बात करें तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये कोई एंगल क्रिएट कर रहा है। अप्लाइड फोर्स जो है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अभी देखो, इधर हम लोग ने F जो है उसको अप्लाइड फोर्स लिया है, दैट इज़ अभी वो हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, ये लाइन तो आपको दिया है आपके बुक में, तो इसको आपको समझना है अच्छे तरीके से कि जो हमारा जो फोर्स F है इस अप्लाइज द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज एट द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। यानी कि इधर जो एंगल बना है इस डायरेक्शन के लिए, इसमें जो स्ट्रिंग से जो टॉय कार्ड खींचा है वो कोई तो एंगल बना रहा है, इतना आपको याद रखना है। तो उसके लिए लेट क्यू बी द एंगल, यानी कि जो थीटा होगा इसको हम लोगों ने क्यू कंसिडर किया, यानी कि जो एंगल होगा उसको हम लोगों ने क्यू कंसिडर किया है। अब वी कैन डिटरमाइन द F1 ऑफ द फोर्स F विच एक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय द मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो देखो, अब ये आपके सामने डायग्राम आ गया है, तो मैं आप आपको डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो, अब ये जो है कौन सा फोर्स है, आप ही बोलो। हाँ, मेरे को सुनाई दिया, अप्लाइड फोर्स है। ये फोर्स कौन सा इधर हम लोगों ने कंसिडर किया है, जो कि एक्चुअल फोर्स होने वाला है, ये हम लोगों ने कंसिडर किया है। मतलब जो ये जो फोर्स है, हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फोर्स में, ठीक है, F1 में। तो आप जरा ध्यान से देखो, इधर कोई तो एंगल बन रहा है जिसको हम लोग ने थीटा इसको बोलते हैं एंगल को। इसको हम लोग ने पीछे क्या कंसिडर किया था, क्यू कंसिडर किया था। तो आप अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि अब वर्क डन कितना होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस होगा, ये भी पीछे दिया था। तो देखो, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस इंटू हाइपोटेनियस। अब हम लोग यूज़ करेंगे कॉस थीटा का। अभी देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इधर कॉस थीटा ही देखो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो आपका होता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में और अच्छे से आपको समझने वाले हो आप। तो अभी आप देखो, कॉस थीटा हम लोग ने कैलकुलेट करना है। अभी आप देखो, हम लोग ने इधर, आप बोलोगे हम लोग ने इधर वो क्यों नहीं कंसिडर किया, साइन थीटा। साइन थीटा भी तो ले सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे ना, ये तो हमारा अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, तो हम लोग इसी टर्म में बात करेंगे। उसके लिए हम लोग ने कॉस कंसिडर किया है। अभी देखो, कॉस मतलब F1 अपॉन एफ क्यू, क्योंकि हमारा बेस क्या है, F1 है, और हमारा जो हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस एफ, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री के अपोजिट में है, तो इसके लिए हम लोग इसको एफ कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग देखो, अब हमारा जब हम लोग एफ को इस साइड भेजेंगे तो F1 कितना हो जाएगा, एफ इंटू कॉस थीटा। आपको देखो, मैंने इसको इधर भेजा तो एफ इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अभी देखो, वर्क डन जो होता है F1 से, जो यानी कि जो F1 से जो वर्क डन होता है वो कितना होगा, एफ इक्वल्स टू एफ इंटू कॉस इंटू एस। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, अब पीछे आपने देखा था जो हमारा इसके लिए था, इस लाइन के लिए जो हमारा वर्क डन था वो क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में था, तो एफ वन इंटू एस था। तो हम लोगों ने इधर एफ वन का सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लिया, तो एफ इंटू कॉस थीटा जो हमारा सब्स्टिट्यूट था उसको पुट कर दिया। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आता है, जब भी कोई फोर्स और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो वो फॉर्मूला हमको ये यूज़ करना है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। जस्ट आपका जो भी एंगल बनेगा, देन मान के चलो आपका 60 डिग्री बना, तो आपको मान के चलो एक न्यूटन का फॉर्मूला, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आपने, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी आपने क्या किया, अभी कॉस थीटा देगा। अब कॉस थीटा 60 डिग्री का क्या, तो आपने क्या करोगे, 1 इंटू 60 वर्क डन हो जाएगा, 60 जूल्स आपका वर्क डन हो जाएगा बस। मतलब आपको 60 कॉस थीटा लेना है, हाँ, डायरेक्ट एंगल नहीं पुट करना है। सब एंगल का अलग होता है, जो 60 का कॉस अलग होगा, 90 का कॉस अलग होगा, 20 मतलब 30 का अलग होता है, 40 का अलग होता है, सब वैल्यूज़ होता है। तो आपको वैल्यूज़ के हिसाब से चलना होगा। अभी 60 का जो आपका कॉस थीटा होता है वो कितना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो 60 का होता है वो होगा आपका 1/√2, ये होगा आपका कॉस क्या, 60। तो इसी तरह से अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं आगे के कुछ बहुत टॉपिक्स जो बचे हुए, उसके बाद आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना, ये डेरिवेशन को। तो देखो, हम लोग को पता है जब भी दो डायरेक्शन जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये आपका ड्यूइनो में पूछा था, ये आपके इस कंसेप्ट के पहले पूछा था, तो मैंने आपको क्या किया, पहले कंसेप्ट समझाया, उसके बाद आपका क्वेश्चन दिखाया है। तो देखो, अभी हम लोग एक आपको जो ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है उसको हम लोग फिल करेंगे। देखो, अभी हम लोग कॉस जो आपका वैल्यूज़ अलग अलग है, देखो पहला थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, और कॉस 180 डिग्री -1 होता है, सब वैल्यूज़ है। तो इसको हम लोग ने पुट किया है, और इस तरह से अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आए। अब इसमें हम लोग को ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो अगर कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो उधर हम लोग डायरेक्ट फोर्स इंटू एस यूज़ करेंगे, यानी डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, यानी कि दोनों सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में। अभी देखो, सेम डायरेक्शन, देयरफॉर फोर्स इज पॉजिटिव एंड वर्क डन इज एफ इंटू एस। अगर 90 डिग्री यानी कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो आपका वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि कॉस 90 इजकल टू 0। यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पे आप
एकदम सीधे से कोई फोर्स लगाओगे तो देखना वो मूव नहीं करेगा। आपको एक ऑब्जेक्ट लो, उसको आप टेबल पे रखो और उसको ऊपर एकदम 90 डिग्री फोर्स लगाओ, वो मूव नहीं करेगा, लेकिन उसको थोड़ा एंगल पे लगाओ वो टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस होगा थोड़ा बहुत। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कब वर्क डन जीरो होगा, जब कोई फोर्स 90 डिग्री एक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अगर 180 डिग्री होता है तो हमारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो यही है पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव एक्सलेशन, मतलब एक्सलेशन नहीं, वर्क डन। एक्सलेशन पिछले वाले टॉपिक में था। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं यूनिट ऑफ वर्क। अभी देखो यूनिट ऑफ वर्क हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जो वर्क है वो उसका जो यूनिट होता है डिराइव्ड यूनिट होता है। कुछ बहुत स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं और कुछ बहुत डिराइव यूनिट होते हैं। इसके बारे में आप 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ोगे। यूनिट एंड मेजरमेंट करके एक चैप्टर है, तो उसके अंदर आप डिराइव यूनिट, आपको स्टैंडर्ड यूनिट, फिर आपको मैं एक और बात बताऊँ, ये जो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम है? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस तरह से एसआई सिस्टम का आपका फुल फॉर्म होता है। सीजीएस का क्या होता है मालूम है? सीजीएस यानी कि देखो CGS, आप ध्यान से देखो इसके अंदर क्या है। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। अभी इसके अंदर अलग आपको एमकेएस भी होता है, एफपीएस भी होता है। उतना हाई मत जाओ, आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो देखो अगर ऐसा यूनिट में बात करो तो जो हमारा फोर्स का कितना होता है, न्यूटन होता है यूनिट, और हमारा डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे तो जो हमारा जूल्स हो जाएगा। क्यों जूल्स हो जाएगा? न्यूटन मीटर को हम लोग जूल्स बोलते हैं यूनिट ऑफ वर्क का। अभी आप सोचोगे कि ये न्यूटन मीटर कहाँ से आया है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट को पुट करेंगे तो हमारे न्यूटन मीटर ही आएगा ना। तो न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं। ध्यान रखो, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं। अभी एक जूल्स कितना होता है? अगर देखो एक न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको 1 जूल बोलेंगे, सिंपल। ठीक है, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसको हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। जूल्स को हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एज यू नो। अभी हम लोग सीजीएस यूनिट में देखेंगे तो सीजीएस यूनिट में फोर्स का क्या होता है? डाइन होता है जो यूनिट। सेंटीमीटर का क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? सेंटीमीटर। तो यूनिट कितना हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को हम लोग अर्ज बोलते हैं। तो एक और ऑब्जेक्टिव है जिसको भी आप याद रख लेना। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वन अर्ज कितना होता है। तो सिंबल है, अगर सिमिलर ही है, वन अर्ज कितना होगा? 1 डाई का अगर फोर्स लगेगा, अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको 1 अर्ज बोलेंगे। लिख दिया? एकदम हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे कि जूल्स और अर्ज में रिलेशन क्या है। पता तो रहना चाहिए भाई इन दोनों में फ़र्क क्या होगा। तो देखो 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। ये पिछले वाले हम लोग ने चैप्टर में देखा था, आपको याद होगा, आई नो। 1 मीटर कितना होता है? 10⁵2 मीटर सेंटीमीटर होता है। देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर तो जितना जीरो होगा ना, अगर मान के लो 1000 आपने लिखा, तो आप 10 के ऊपर अगर देखो 10 के ऊपर आप कितना जीरो 3 है ना, तो अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो भी चलेगा। अगर 10,000 है तो कितना जीरो 4 है ना, तो 10 लिख के ऊपर 4 लिख दो, रेस टू 4 लिख दो, तो आपका 10,000 ही होगा। तो इसी तरह हम लोग ने क्या किया, मीटर को, मतलब 100 सेंटीमीटर है तो उसको 10⁵2 सेंटीमीटर लिख लिया। अभी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब यूनिट्स को पुट करेंगे। अब 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू 1 मीटर, ये हमको पता है, हम लोग ने पीछे देखा। तो हम लोग अब पुट करेंगे 1 न्यूटन कितना था? 10⁵5 डाइन, और 1 सेंटीमीटर कितना था? 10⁵2 सेंटीमीटर। अब देखो जब ये इंडाइसिस रूल आपको पता है, जब कोई भी दो सेम बेसिस है इनका और ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। डिवाइड में रहते हैं तो माइनस होते हैं। इंडाइसिस रूल आपको पता होगा, आई होप। ठीक है, अब 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब डाइन सेंटीमीटर क्या था? अर्ज, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। ये रिलेशन निकल गया। तो काफ़ी इजी था ना। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क देखने वाला, जो कि हम लोगों ने पहले देख लिया है। तो इधर आपको कुछ बहुत एग्जांपल दिए हैं, आप इस एग्जांपल को याद लिखो, एक बार रीड करो। इन एग्जांपल में क्या है, कुछ बहुत में जो डायरेक्शन है वो सेम है, कुछ बहुत में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, कुछ बहुत में डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है जब डायरेक्शन सेम होगा यानी कि 0 डिग्री होगा तो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जब जो डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा यानी कि 180 डिग्री बनाएगा तो नेगेटिव होगा। और ये तो कोई 0 0 नहीं है, 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री। और जब अप्लाइड फोर्स कोई डिस्प्लेसमेंट कॉज नहीं करेगा यानी कि वो परपेंडिकुलर होगा, तो उस वक्त वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। तो आपने पीछे देखा ही था, काफ़ी ईजी है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क का। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसमें जो
इस तरह से आपने इधर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन उधर ही एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपने फोर्स तो इस तरफ लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर अलग होगा, यानी कि देखा था हम लोगों ने कोई एंगल बनाएगा तो उसमें अगर ऑपोजिट में होगा, यानी कि इधर आपने फोर्स लगाया और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब आपने परपेंडिकुलरली कोई एक फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, यानी कि वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका टर्म था वो ख़त्म हो गया। अब इधर एक आपको एग्जांपल दिया है। अभी एक एग्जांपल में क्या दिया है, आपको एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिया है। मान के चलो ये आप अर्थ का है, ये अर्थ है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। ठीक है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। अभी आपको क्या बोला है कि आपको जो है एक ग्रेविटेशन फोर्स उसके रेडियस के अलोंग एक्ट कर रहा है। इधर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से एक्ट करता है, सेंटर से एक्ट करता है अर्थ के। और ये एक पॉइंट पे होगा तो इधर एक टेंजेंट होगा, एक पॉइंट पे होगा ना, किसी पॉइंट पे तो उस ऑर्बिट पे होगा, तो उस पॉइंट से अगर एक फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेंजेंट कंसेप्ट है, आप सीखोगे सर्कल चैप्टर में, 10th में अच्छे से आपको बताएंगे। 3rd चैप्टर है सर्कल का, 9th में भी है, उसमें आपको अच्छे से टेंजेंट के बारे में मालूम पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जब टेंजेंट होता है किसी टेंजेंट पे, जब कोई रेडियस से लाइन जाती है तो परपेंडिकुलर होती है। 10th में 3rd चैप्टर है, सर्कल नाम का है, ज्योमेट्री का, बहुत ही अच्छे से आपको मालूम पड़ेगा टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, मजा आएगा वो भी पढ़ने में। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। बस ये एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। नए कंसेप्ट क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो देख लेना, या तो आप कमेंट करना, मैं एक बार और वो कंसेप्ट समझाने के लिए एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इधर तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।